हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, बड़ा ही क्लियरली समझ में आएगा आपको। उसमें हमने एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस किया है, साथ ही साथ आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में डिस्कस किया है, और एसी एंड डीसी के बीच का जो वो है गैपिंग है, या सिंपली कह सकते हो जो डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस के बारे में हमने बताया वहाँ पे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इस अल्टरनेटिंग करंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फेजर। ठीक है, फेजर डायग्राम के बारे में बताएंगे आपको। फेजर डायग्राम इन अ सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में अ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, उसको डिस्कस करेंगे। और अ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस, इसको भी कैपेसिटर, उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इन तीनों टॉपिक को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि फेजर डायग्राम क्या होता है। हमने देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखा है। और डायग्राम, सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं कि फेजर होता क्या है। जनरली फेजर डायग्राम जो होता है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड ईएमएफ का। ठीक है, या सिंपली कह सकते हो मैक्सिमम पोटेंशियल का। तो ईएमएफ और पोटेंशियल का जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है उसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज एज अ वेक्टर्स विच विथ द फेज एंगल बिटवीन देम इज कॉल्ड फेजर डायग्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के रिप्रेजेंटेशन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में दर्शाते हैं तो कहलाएगा फेजर डायग्राम। ठीक है, जैसे मैं बताऊं आपको कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ें समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझना जरूरी होगा। सपोज कर लो कि ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, या पहले हम मानते हैं कि ये हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज में आप देख रहे हो कि ये साइनोसॉइडल होता है। जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा E इज टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर आप जानते हैं होता है I इज टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो वैल्यू होते हैं चाहे ईएमएफ का वैल्यू कह लो चाहे फिर करंट का वैल्यू कह लो, ये दोनों के दोनों साइनोसॉइडल होते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे हम देखेंगे कि जब किसी टाइम पे जो अल्टरनेटिंग करंट है, देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड यहाँ तक आया, किसी टाइम पे यहाँ तक आया, किसी टाइम पे यहाँ तक, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर यहाँ पे जीरो आ गया, फिर देखो इंक्रीज हो रहा है बट इन नेगेटिव डेविएशन, फिर यहाँ पे मैक्सिमम आ गया, फिर डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे जीरो आएगा। तो हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली ये जो इसका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ईएमएफ, या अगर अल्टरनेटिंग करंट को लेते हैं तो वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगा, क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फेजर डायग्राम से क्या समझना है, फेजर डायग्राम से हम अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते हैं विथ एन एंगल कॉल्ड फेजर एंगल। ठीक है ना, फेजर एंगल कह सकते हो। इससे इसके रिस्पेक्ट में हमें बताना होगा कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, सपोज कर लो कि कोई एक सर्किट है जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है और यहाँ से हम अल्टरनेटिंग सोर्स दे रहे हैं, सोर्स से ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें, जो कि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। E इक्वल टू आप देख रहे हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब भी इस टाइप का सिंबल बना हुआ दिख जाए तो समझ लेना यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, या फिर ईएमएफ ही है तो वहाँ पे अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात करेंगे, कांस्टेंट की बात नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होगा क्या जब भी हम लोग स्विच को ऑन करेंगे, सिंपली मान लो यहाँ पर कहीं स्विच लगा हुआ है, सपोज को यहाँ पर स्विच ऑन लगा हुआ है, जैसे स्विच को ऑन करोगे जो हमारा ईएमएफ है, ईएमएफ के कारण इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। हम जानते हैं कि ईएमएफ का डेविएशन चेंज होता रहता है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकते। अब कहो कि सर इधर से फ्लो करा दो, इधर से, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये करंट इधर से ना करके इधर से फ्लो कर रहा हो। ठीक है, इसलिए हम इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दे सकते। हाँ, इतना तो जरूर पता है कि इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बराबर होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट
दोनों के फेजर एंगल में हो सकता है कि कुछ फेज डिफरेंस मिल जाए, फेज डिफरेंस मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब हमें देखना ये है कि जो सर्किट रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है उसमें फेज डिफरेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पर ई इज हम जानते होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई बराबर होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाई आर, और हम जानते हैं ई नॉट अपॉन आर जो होगा ये मैक्सिमम करंट होता है, या कह सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट होगा, यानी आई इज इक्वल टू मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें दिखाई दिया कि जो फेज एंगल इसके केस में है, ईएमएफ के केस में है ओमेगा टी, वही सेम फेज एंगल अल्टरनेटिंग करंट के केस में भी मिल रहा है, यानी कि दोनों के फेजर एंगल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यानी कि दोनों ही वेव कह सकते हो एक साथ प्रोपोगेट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ जीरो पर जा रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे, और एक साथ कह सकते हो नेगेटिव डेविएशन में भी मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो इसका अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं, फेजर डायग्राम देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बदलेगा, चूँकि ये हमारा ईएमएफ है, इसका फेजर डायग्राम हमने ऐसे बना दिया। तो ये क्या है, ई नॉट हम मान लेते हैं, ई नॉट मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है ई नॉट, ओके। और ये हमने सपोज कर लिया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, क्योंकि करंट का वैल्यू हमेशा कह सकते हो कि इससे कम ही रहेगा या इसके बराबर हो सकता है, चूँकि रेजिस्टेंस है इसमें तो ये वैल्यू थोड़ा कम ही रहेगा अगर आप ग्राफ बनाएंगे इस ग्राफ में। तो ई नॉट और आई नॉट हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना, तो दोनों का एंगल कितना है, ओमेगा टी है। अब यदि हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट इस तरह से कह सकते हो, इस वे में अगर हमें इसका प्रोपेगेशन दिखाना हो तो इसका प्रोपेगेशन देखिएगा कैसे हम दिखाएंगे या कैसे प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा, हम जानते हैं कि इसका जो प्रोपेगेशन होगा कुछ इस वे में ऐसे प्रोपेगेशन होगा, ओके, ऐसे कुछ प्रोपेगेशन होगा। ये किसका प्रोपेगेशन हो गया, ये आई का प्रोपेगेशन है, सपोज कर लो ये आई नॉट हो गया मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ का भी प्रोपेगेशन सेम इसी वे में होगा। देखो जब आई की वैल्यू जीरो है तो ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी, और जब आई की वैल्यू मैक्सिमम है तो ईएमएफ की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो सेम आप देख रहे हैं ये कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, सर ये तो हर कंडीशन में होता है ऐसा, कैपेसिटर होगा तो भी ऐसा होगा, इंडक्टर होगा तो भी ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। देखो अगर ये सर्किट हमारा रेजिस्टेंस कंटेन कर रहा है, इन दैट कंडीशन यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं होगा, और फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर भी ओमेगा टी और यहाँ पर भी ओमेगा टी, मतलब दोनों एक साथ प्रोपगेशन करेंगे, ठीक है। जब ईएमएफ का वैल्यू जीरो पर जाएगा तो उस कंडीशन में करंट का भी वैल्यू जीरो पर जाएगा, और जब ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगा तो करंट का भी वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगा। जैसे हम देख रहे हैं कि यही क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, ओके। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि जो सर्किट रेजिस्टेंस कंटेन करता है उसके फेजर डायग्राम को हम कैसे बनाते हैं, और यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट को कैसे फाइंड करेंगे। इसमें फेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, जितना डिग्री का हमारा ईएमएफ है साइनसॉइडल वेव में उतने ही डिग्री पे आई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करेंगे, तब तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, ठीक है। यानी कि एक ऐसा सर्किट लेंगे जिस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर होगा, ठीक है। इसके पहले वाले सर्किट में क्या था, रजिस्टर था। अब दूसरे सर्किट में क्या है, इंडक्टर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉइल जो है, कॉइल क्या है, एक इंडक्टर है, इंडक्टर। हम जानते हैं कि जितने भी इंडक्टर होते हैं, अगर किसी इंडक्टर में अल्टरनेटिंग ईएमएफ फ्लो करेगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ का मतलब क्या है कि एक ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, ठीक है, या कह सकते हो जिसका डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा हो, उस ईएमएफ को हम अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहते हैं। और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूसली चेंजिंग आएगी, एंड ड्यू टू द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो होगा एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। एक चीज़ और, ये इसका जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ, यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में
ईएमएफ का वैल्यू आया था यल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में। तो ये जो वैल्यू होगा ये हमेशा इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ का अपोज करता है, ठीक है ना, दोनों हमेशा एक दूसरे को अपोज करते हैं। लेकिन जरा सोचो कि ये जो वैल्यू प्रोड्यूस्ड हुआ है, जो ईएमएफ का वैल्यू प्रोड्यूस्ड हुआ है, ये कभी भी क्या इससे ज़्यादा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर हो सकती है, यानी कि जब सर्किट हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, इन दैट कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कह सकते हो, एट इक्विलिब्रियम E माइनस एल डी आई अपॉन डी टी विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी मिल गया इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, डी टी को इधर भेज दो और एल को भी इधर भेज दो, तो आपको मिल जाएगा डी आई इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, डी टी को इधर भेजा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल इधर आया, नीचे डिवाइड हो जाएगा। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लो, अन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। देखते हैं दोनों साइड को इंटीग्रेट करके क्या मिलता है। इधर लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इधर जब इंटीग्रेट करोगे तो आई मिल गया, टोटल करंट मिल जाएगा इसको इंटीग्रेट करने पर। और इधर जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ ई नॉट अपॉन एल सॉरी गाइस, अभी चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने से तबीयत भी उतना सही नहीं है, अभी फीवर ही है। उसके बावजूद भी सोचा आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, तो आज का वीडियो बना रहा हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए। आपका सेमेस्टर वाला बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गया है, ठीक है, तो उसका प्रिपरेशन साथ साथ करते रहिए। कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आपको समझा सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ई नॉट अपॉन एल बाहर निकाल लिया हमने, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ओके, साइन ओमेगा टी को जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिल जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी और यहाँ पे अपॉन ओमेगा मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, चलो यहाँ पे लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिमिट का वैल्यू 0 से लेकर टी तक होता खैर यहाँ पे देखेंगे आई इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, ठीक है, माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, और यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा एक चीज़ बताओ, तूने पढ़ा होगा कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा को हम बोलते हैं कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा के फॉर्म में दिया है, हम चाहें तो क्या साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। और हम जानते हैं कि रेडियन के फॉर्म में इसको 90 को लिखते हैं पाई/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या लिख लेंगे साइन पाई/2 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो आई इक्वल टू मिल जाएगा माइनस साइन को अंदर ले लो, माइनस साइन क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, तो मिलेगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओमेगा एल क्या है, रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। रिएक्टेंस जो होता है एक प्रकार का रेजिस्टिव कैरेक्टर शो करता है, और हम जानते हैं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करंट कहलाएगा। चूँकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा। और इधर मिलेगा साइन, यहाँ पे सॉरी थीटा नहीं होगा, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब नेगेटिव साइन जब अंदर आएगा तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, ठीक है। देखो इसके पहले जो हमने वैल्यू फाइंड किया था, तो ईएमएफ का वैल्यू था हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे चूँकि ये इधर ही लिख दिया गया है इसको, तो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है यहाँ पे लिखना चाहिए था, एज वी नो दैट
एज वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ बराबर हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, उसके बाद में आप लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारा वैल्यू कितना था, ओमेगा टी था जो फेजर एंगल था, और यहाँ पर हमारा फेजर एंगल मिल रहा है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मिल रहा है। ओके, यानी कि जो करंट की वैल्यू है, करंट की वैल्यू क्या कर रही है, लैगिंग कर रही है। ठीक है, और ईएमएफ क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। कितने से, पाई बाई टू से। ठीक है, पाई बाई टू से जो हमारे करंट का वैल्यू है वो लैगिंग कर रहा है, यानी कि पीछे है, और जो ईएमएफ है वो पाई बाई टू से आगे है। ठीक है, अब यहाँ पर ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो करंट जीरो होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ईएमएफ जीरो होगा तो करंट जीरो नहीं होगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम पे होगा तो करंट जीरो पे होगा, जब ईएमएफ जीरो पर होगा तो करंट मैक्सिमम पे होगा। ठीक है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द फेजर डिफरेंस। ठीक है ना, फेजर एंगल में देखो जो डिफरेंस आ रहा है इसके कारण हो रहा है। खैर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा चूंकि दोनों साइन के फॉर्म में आ चुका है तो हमें ये समझ में आ गया कि इसके फेजर एंगल में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और कितने का डिफरेंस है, पाई बाई टू का। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम बनाते हैं फेजर एंगल या फेजर रिप्रेजेंटेशन इसका देते हैं, तो हम जानते हैं ये हो गया हमारा ईएमएफ का वैल्यू, ये हो गया क्या, ईएमएफ, ये ई नॉट हो गया। ये कितने पर है, ओमेगा टी पर। ठीक है ना, देखो ईएमएफ कितने एंगल पे है, ओमेगा टी पर। और ये जो हमारा करंट है, करंट कितने पर है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू पे है। ठीक है, तो हम जानते हैं कुछ इधर होगा, यानी ये पूरा कंप्लीट कितना होगा, पाई बाई टू, तभी जाके मिल जाएगा हमें ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, क्योंकि हम नेगेटिव डेविएशन में लिए हैं, तो नेगेटिव डेविएशन में जो पाई बाई टू की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना ये हमारा मिल गया आई नॉट। ओके, तो हमने देखा कि यहाँ पर ये लैगिंग कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देगा। सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने दो मार्कर ले रखा है, एक जो है हमारा ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो, जब ये जीरो पर गया, जब ये जीरो पर गया, कौन, जब हमारा ईएमएफ जीरो पर गया, तो ये जो हमारा करंट है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम पे आ गई। देखिए परपेंडिकुलर आ गया, मैक्सिमम पे आ गया, किधर, नेगेटिव डेविएशन में। और फिर देखो यदि ये मैक्सिमम पे गया, ऐसे मैक्सिमम पे गया, तो हमारा जो करंट का वैल्यू हो किस पे आ गया, जीरो पर आ गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं क्या, कि इस कंडीशन में ईएमएफ अगर 90 डिग्री पर होगा तो उस कंडीशन में जो हमारा करंट है, करंट का वैल्यू जीरो पर होगा, और अगर ईएमएफ हमारा जीरो पर होगा तो करंट का वैल्यू मैक्सिमम पे होगा। ठीक है ना, तो फेजर का आप लोग मतलब समझ चुके होंगे कि फेजर का मतलब क्या होगा। ठीक है, यानी अगर इसका हम ग्राफिकल सॉरी यहाँ पर इसके वेव का अगर रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो मिल जाएगा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, या सपोज कर लो कि हमारा क्या है, ईएमएफ है। ये हम थोड़ा और बड़ा बड़ा बनाते हैं डायग्राम, ये चलो कुछ ऐसे बनाते हैं, ये हमारा मान लेते हैं ईएमएफ है। ओके, ये क्या हो गया, ईएमएफ। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू होगी, देखो जब ईएमएफ हमारा जीरो पर होगा, जब ईएमएफ किस पर होगा, जीरो पर, मतलब ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो होगी तो ये साइड इधर करंट में क्या होगा, पाई बाई टू, तो ये होगा इधर पाई बाई टू, क्योंकि चूंकि माइनस पाई बाई टू है इसलिए नेगेटिव डेविएशन होगा, पाई बाई टू। यहाँ से ये जाएगा ऐसे, और जब इसकी वैल्यू जीरो पर आएगी तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम पे जाएगी, फिर ऐसे आएगा। देखो ये माइनस पाई बाई टू आएगा ना, जब ये पूरा जीरो आ गया, तो इसलिए माइनस ने स्टार्ट किया, इसको ऐसे लेकर के आएंगे, ऐसे लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या हो गया, ये सॉरी इधर आएगा, ये हो गया हमारा मैक्सिमम ईएमएफ ई नॉट, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम करंट आई नॉट। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि यहाँ पर ईएमएफ जो है लीड कर रहा है, और जो हमारा करंट है, करंट क्या कर रहा है, लैगिंग कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लो। ठीक है, साथ ही साथ आपको अच्छा नोट्स भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, तब तक वीडियो को पॉज करके मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, और आप इसे नोट करने का काम करें।
सो गाइस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, ठीक है, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगा हुआ हो। तो आइए देखते हैं इसके केस में आई और ई के बीच में हम रिलेशनशिप दिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फेजर एंगल, ठीक है, और देखते हैं कि इन दोनों के, या ऐसे सिंपली कह सकते हो कि कैपेसिटेंस के केस में करंट और ईएमएफ के फेजर एंगल में कुछ गैपिंग है, यानी कि कुछ डिफरेंस है या डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सो गाइस एज वी नो दैट EMF इज इक्वल टू होता है, इंस्टेंटेनियस EMF की वैल्यू होती है E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा है Q इज इक्वल टू होता है CV, ठीक है, आपने सेकंड चैप्टर में उसको पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV होता है, यानी V इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, Q बाई C मिल जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल के बजाय क्या है EMF, तो EMF बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन C, ठीक है। तो सिंपली क्या लिख सकते हो, Q अपॉन C इज इक्वल टू मिल जाएगा E नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि EMF बराबर ये वैल्यू भी मिल जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं एंड I इज इक्वल टू होता है DQ अपॉन DT, ओके। I इज इक्वल टू क्या मिल गया, DQ अपॉन DT। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जहाँ पर Q है, Q की जगह पर हम Q का वैल्यू रख लेंगे। अच्छा देखो Q का वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ से आपको मिल जाएगा Q का वैल्यू, C को इधर भेज दो, C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो Q के जगह पर Q का वैल्यू रख देंगे आप, तो मिलेगा D अपॉन डी टी C इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा I इज इक्वल टू C इंटू ई नॉट, यहाँ पर जब आप साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओके, एंड यहाँ पे मिलेगा, फिर से इसके अंदर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा ओमेगा, यहाँ पे चाहो तो सामने ही लिख सकते हो ओमेगा सी इंटू ई कॉस ओमेगा टी, क्योंकि आप जानते हैं एक बार साइन ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी, और फिर इसके अंदर वाले फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ओमेगा टी को तो मिलेगा हमें ओमेगा, इसलिए ओमेगा को सामने लिख लिया है, ठीक है। तो देखिएगा आई इज इक्वल टू मिल जाएगा ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, सभी समझ रहे होंगे, सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ओके। ओमेगा देखो 1 अपॉन ओमेगा सी जो होता है एक तरह का रेजिस्टिव कैरेक्टर होता है, जिसको रिएक्टेंस, इसको भी रिएक्टेंस ही बोलते हैं, जो कि एक रजिस्टर की प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी कि ये हमारा मिल जाएगा मैक्सिमम करंट, क्योंकि हम जानते हैं ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस जो होता है मैक्सिमम करंट को दर्शाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा कॉस ओमेगा टी, ओके। आई इज इक्वल टू मिलेगा अब हमें ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को हम लिख सकते हैं आई नॉट, ठीक है। और इस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है, या सिंपली कह सकते हो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि जब हमने इसको साइन के फॉर्म में बदला तो ये हमारा वैल्यू चेंज हो गया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका फेजर एंगल है ओमेगा टी है, ठीक है, ईएमएफ के केस में, और करंट के केस में जो आपका फेजर एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि फेजर डिफरेंस आ गया, कितने का आया, पाई बाई 2 का। तो सिंपली अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसका फेजर डायग्राम देखिएगा कैसे बनेगा, ऐसे हम यहाँ पे फेजर डायग्राम देखो बनाते हैं। ये हो गया हमारा ओमेगा टी, चूँकि स्पेस कम है तो यहाँ तक ही हम मानते हैं, ये मान लिया हमने ईएमएफ हो गया ई नॉट, इसका वैल्यू हो गया, ये फेजर एंगल का वैल्यू हो गया ओमेगा टी, ओके। और आगे बढ़ते हैं, ये 90 डिग्री पर ऐसे होगा, ठीक है, 90 डिग्री पर होगा, मतलब इसके बीच के एंगल, ये जो वैल्यू है ये 90 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, ठीक है। ये हो गया हमारा आई नॉट का वैल्यू, ये मैक्सिमम पे होगा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि इसके बीच में ईएमएफ और करंट के बीच में पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके पहले भी पाई बाई 2 का डिफरेंस आया था, यहाँ पर भी पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है, इंडक्टर के केस में जो पाई बाई 2 का डिफरेंस आ रहा था वो लैगिंग करा रहा था, लैगिंग मतलब ये पीछे था, करंट का वैल्यू पीछे था और ईएमएफ आ गया आगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका भी ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं इसके प्रोपगेशन का, ठीक है। अब जनरली देखो यहाँ पे होगा क्या
कि जब हमारे ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो उस कंडीशन में करंट का वैल्यू जो होगा मिनिमम होगा, यानी कि 0 पर होगा। खुद से समझ लो कि अगर इसका वैल्यू π/2 है तो ये कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। जब ईएमएफ मैक्सिमम हुआ तो करंट का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा, और जब ईएमएफ 0 होगा, चूँकि इसका वैल्यू अगर 0 कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, तो करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो पहले हम दिखाएंगे ईएमएफ को। चलो यहाँ पे ईएमएफ को दर्शाते हैं ऐसे। ये मान लो हमारा ईएमएफ है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, थोड़ा और छोटा ही बनाते हैं डायग्राम। ठीक है, ऐसे मान लो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे ईएमएफ को। ठीक है, और जो हमारा करंट है, अच्छा यहाँ पे देखो जरा करंट क्या कर रहा है, करंट हमारा लीड कर रहा है। ठीक है, जब लीड करने का मतलब क्या है कि ये ऊपर से ऊपर के डेविएशन में होगा, और अगर लैगिंग करता तो नीचे वाले डेविएशन में होता है। अब देखो जब इसकी वैल्यू 0 है, ईएमएफ की वैल्यू 0 है, तो करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। अभी जस्ट हमने बताया आपको, तो ये रहा आपका ईएमएफ, मैक्सिमम ईएमएफ E0 है। ठीक है, और ये हम बना रहे हैं मैक्सिमम करंट, जो कि करंट हमेशा कम ही होगा। तो ये रहा, जब हम देख रहे हैं जब ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट क्या है, 0। फिर देखना जब यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो ईएमएफ क्या होगा, 0। फिर ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम, करंट 0, फिर करंट की वैल्यू मैक्सिमम, ईएमएफ 0। मीन्स यही प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे देखो π/2 पे हम देख रहे हैं हमारा ईएमएफ मैक्सिमम है, और π/2 पे हमारा करंट 0 है। यहाँ पे पाई पर हमारा ईएमएफ 0 है और करंट क्या है, मैक्सिमम। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ कंडीशन शो होगा इन द केस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि फेजर क्या है, और हम इन तीनों सर्किट में, यानी कि एक ऐसा सर्किट जो कि रजिस्टर कंटेन कर रहा हो, दूसरा सर्किट इंडक्टर कंटेन कर रहा हो, और तीसरा सर्किट कैपेसिटर कंटेन कर रहा हो, इसमें ईएमएफ और करंट के बीच में हम फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और इस डेरिवेशन को कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, मैं हट गया हूँ। ठीक है, और आपसे मिलेंगे हम कल फिर इसी टाइम। अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर एंड इंडक्टर के बारे में, या कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, मतलब सिंपली कह सकते हो कि एक ऐसे सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें 2 या 2 से अधिक टाइप के अप्लायंसेस होंगे। ठीक है, जैसे LCR सर्किट वगैरह हो गया, इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, या फिर LC ऑसिलेशन के बारे में भी हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ मिलता है तो एक लाइक करने से क्या जाता है यार, एक लाइक करोगे तो हमारा भी हौसला और बढ़ेगा, और मैं आपके लिए और भी सारे कंटेंट को लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों।